हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल इन क्लास 12th फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और लास्ट टॉपिक हम जिस पे डिस्कस कर रहे थे वो था हमारे पास कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, राइट। नाउ आज हम पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ इन एनी मटेरियल मीडियम एंड यहीं पे हमें एक टर्म मिलेगा दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। और साथ ही हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। और वी कैन से कूलाम्स लॉ इन एनी मटेरियल मीडियम। राइट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी और कूलाम्स लॉ इन एनी मटेरियल मीडियम। देखो, हमने पढ़ा था, कूलाम्स ने हमको दिया था कि व्हेन टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and second one is Q2 separated by a distance r placed in free space, they exerts an electric force on each other, right? And that force is F equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square, right? कि जब हम 2 पॉइंट चार्जेस को फ्री स्पेस या वैक्यूम में एक दूसरे से r डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं तो प्रत्येक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स एक्सर्ट करता है उस फोर्स की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, राइट। हियर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या यहाँ पे कांस्टेंट है एंड एप्सिलॉन नॉट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एंड Q1 Q2 क्या है, यहाँ पे दो चार्जेस है एंड R क्या है उनके बीच का सेपरेशन, राइट। तो दिस इज कूलम्स लॉ इन वैक्यूम, FV मैं लिख सकता हूं, V फॉर वैक्यूम, राइट। इज इट क्लियर? तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कूलम्स ने हमको बताया था कि जब हम दो चार्जेस को वैक्यूम में प्लेस करेंगे एक दूसरे से r डिस्टेंस पे तो प्रत्येक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे इतना फोर्स एक्सर्ट करेगा, राइट। बट नाउ अगर मैं सेम चार्जेस को, सेम पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2, इन दोनों पॉइंट चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे किसी मीडियम में प्लेस कर देता हूं, राइट। कि यहाँ पे फ्री स्पेस या वैक्यूम के एक्सेप्ट कोई अनदर मीडियम हो सकता है वाटर हो, ग्लास हो, कोई अनदर मीडियम आ जाए। जब मैं सेम चार्जेस को किसी अदर मीडियम में प्लेस करता हूं तो ये जो फोर्स है ये फोर्स स्लाइटली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट। ये कूलम्स ने हमको बताया था कि जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है ये दोनों चार्जेस के बीच का जो मीडियम है उस मीडियम पे क्या करता है, डिपेंड करता है, राइट। तो इस केसेस में क्या होगा कूलम फोर्स कि Q1 Q2 पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा या Q2 Q1 पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसको हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स इन मीडियम व्हेन टू चार्जेस पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड इन मीडियम, FM मींस फोर्स इन मीडियम, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, राइट। आप देख सकते हैं कि वैक्यूम में फोर्स इतना है एंड मीडियम में आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, राइट। ओनली एक चेंजेस हमें नजर आ रहा है हियर एप्सिलॉन नॉट दैट इज
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यहां पे क्या है एप्सिलॉन, दैट इज परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, राइट। यहां पे जो एप्सिलॉन है दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, राइट। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमें गिवन होती है, दैट इज स्टैंडर्ड 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बट एप्सिलॉन की हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं होती है, राइट। इसलिए जो ये पूरा था 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे की वैल्यू क्या होती है 9 into 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। बट हियर we don't know the value of 1/4 एप्सिलॉन, इसकी वैल्यूज को हम नहीं जानते, राइट। क्लियर है। तो नाउ अगर हम मीडियम में कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करना चाहते हैं तो हम कैसे अप्लाई करें, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू आपको पता नहीं है, इसलिए इस पूरे की वैल्यू आपको नोन नहीं होगी, और अगर हमें इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू नोन नहीं होगी तो हम यहाँ पे कूलम्ब्स फोर्स को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर। नाउ हम कैसे इस फोर्स को पता कर सकते हैं कि Q1 ने Q2 पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया या Q2 ने Q1 पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया, हम कैसे इसको कैलकुलेट करें, राइट। तो इसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, राइट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, इज इट क्लियर। तो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी। फर्स्ट आपको समझना है कि परमिटिविटी होती क्या है, व्हाट इज परमिटिविटी, परमिटिविटी है क्या, राइट। परमिटिविटी होती क्या है, राइट। तो इसको हम समझते हैं कि जब हमने दो चार्जेस को r डिस्टेंस पे वैक्यूम में प्लेस किया एंड सेम चार्जेस को हमने सेम डिस्टेंस पे किसी मटेरियल मीडियम में प्लेस कर दिया, तो मटेरियल मीडियम में ये दोनों चार्जेस जो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, वो फोर्स जो वैक्यूम में फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे उस फोर्स से स्लाइटली चेंज हो जाता है, राइट। तो ये फोर्स क्यों चेंज हुआ है, क्लियर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन्हीं दो पॉइंट चार्जेस को वाटर में प्लेस कर दूं और उतनी ही डिस्टेंस पे जितना कि मैंने इनको वैक्यूम में प्लेस किया था, तो वाटर में जो फोर्स होगा वो वैक्यूम के कंपैरिजन में 1/80 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, राइट। कि जब मैं 2 पॉइंट चार्जेस को वाटर में एक डिस्टेंस पे प्लेस करता हूं जितना कि मैंने उन्हीं 2 पॉइंट चार्जेस को वैक्यूम में प्लेस किया था, तो वाटर में जो फोर्स था वो वैक्यूम के कंपैरिजन में 1/80 टाइम्स क्या हो जाता है डिक्रीज हो जा रहा है, राइट। तो फोर्स क्यों डिक्रीज हो रहा है, तो उसका आंसर है दैट इज परमिटिविटी। परमिटिविटी के ही कारण वो फोर्स क्या हुआ चेंज हुआ है, राइट। तो मींस परमिटिविटी दोनों चार्जेस के बीच के मीडियम की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी एक प्रॉपर्टी है, और जिस प्रॉपर्टी के कारण दोनों चार्ज एक दूसरे पे जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उस फोर्स को डिटरमाइन करेगा कौन, परमिटिविटी, राइट। कि परमिटिविटी एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा वो ये डिसाइड करता है परमिटिविटी, राइट। तो आपको समझना है कि परमिटिविटी चार्जेस के बीच के मीडियम का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसके कारण चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा वो हमको पता चल पाएगा, राइट। इज इट क्लियर। नाउ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, क्लियर है। तो बहुत सिंपल है कि जब हमने चार्जेस को वैक्यूम में प्लेस किया है तो देन फोर्स था इतना, और सेम चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे जब हमने मीडियम में प्लेस कर दिया तो फोर्स हमको ये मिल गया है, राइट। तो फोर्स इन वैक्यूम ओवर फोर्स इन मीडियम, इनका जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। मींस हम यहां पे लिख सकते हैं
relative permittivity or dielectric constant is defined as or denoted by K or ER, right? K is dielectric constant or ER, right? And it is defined as force in vacuum by force in medium, right? कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी की जो डेफिनेशन है दैट इज फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम। एंड फोर्स इन वैक्यूम आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। एंड फोर्स इन मीडियम हम जानते हैं दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो विल गेट K इक्वल्स टू एप्सिलॉन ऊपर चले जाएगा एंड एप्सिलॉन नीचे आ जाएगा, तो दैट इज एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो हम एक अनदर डेफिनेशन यहां से भी दे सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट? कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों के रेशियो को भी हम क्या कह सकते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज dielectric constant, dielectric constant, right? This is permittivity of medium and that is permittivity of free space, right? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम एंड सेकेंड वन परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इज इट क्लियर? नाउ मैंने आपको बताया था कि एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू तो हमको गिवन होती है, एप्सिलॉन हमको पता नहीं होता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम आपको गिवन नहीं होता, राइट? ये हमारे लिए अननोन होता है। एंड के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके लिए हर मीडियम के लिए गिवन होगा। तो यहां से हमें रिजल्ट मिलता है कि वी कैन राइट फ्रॉम दिस कि एप्सिलॉन इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट, राइट? कि एप्सिलॉन किसके इक्वल आ जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट। नाउ इस एप्सिलॉन की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। के भी आपको गिवन होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको हर मीडियम के लिए गिवन होगा। जैसे फॉर वाटर के की वैल्यू आपको मिलेगी 80, कभी किसी बुक्स में 81 भी मिल सकती है। एयर के लिए के की वैल्यू क्या होती है? 1। ऐसे डिफरेंट मीडियम्स के लिए के की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट, और ये मीडियम की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, राइट? तो नाउ इस तरीके से हमें एप्सिलॉन मींस परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू मिल जाएगी। तो देयरफॉर कूलॉम्स लॉ इन एनी मटेरियल मीडियम, किसी भी मटेरियल मीडियम में जो कूलॉम्स लॉ होगा वो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज Fm इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। एंड एप्सिलॉन के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? K एप्सिलॉन नॉट। तो विल गेट Fm फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 over R square, where K is a dielectric constant, right? तो किसी भी मीडियम में जो कूलॉम्स लॉ होगा या कूलॉम्स फोर्स होगा और यू कैन से इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 over R square, राइट? तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी मीडियम में कूलॉम्स फोर्स, राइट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 over R square, where K is dielectric constant or relative permittivity. Is it clear? Right? तो ये था हमारे पास dielectric constant and relative permittivity, and this is Coulomb's law in any material medium. आपको सिर्फ आपके माइंड में दो ही फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कूलॉम्स लॉ इन वैक्यूम और फ्री स्पेस, तो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। दिस इज कूलॉम्स लॉ इन वैक्यूम और फ्री स्पेस और एयर वी कैन राइट, राइट?
और इस 1/4πε0 की वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10⁹ बट कूलाम्स लॉ इन एनी मीडियम, राइट, अगर आपसे बोला जाए कूलाम्स लॉ किसी भी मीडियम में, एयर, वैक्यूम एंड फ्री स्पेस को छोड़कर अगर किसी भी मीडियम में आपसे कूलाम्स लॉ पूछा जाए, दैट इज 1/4πε0 k q1 q2 ओवर r स्क्वायर। इज इट क्लियर, राइट? तो ये दोनों फॉर्मूले आपको माइंड में रखने हैं, ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला यूज होगा, एंड अगर किसी भी मीडियम में आपसे पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और ये दोनों फॉर्मूले हमको क्या बता रहे हैं कि कूलाम्स फोर्स इन एनी मीडियम इज, अगर हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो विल गेट कूलाम्स फोर्स इन एनी मीडियम इज 1/k टाइम्स, 1/k मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट, k मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कि जो वैक्यूम में फोर्स होगा उसके 1/k टाइम्स होगा, राइट। इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वाटर में जो फोर्स होता है वो एयर और वैक्यूम के कंपैरिजन में 1/80 टाइम्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, राइट, क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड कूलाम्स लॉ इन एनी मटेरियल मीडियम, राइट। छोटा सा एग्जांपल है, आपसे पूछा गया कि एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, यूनिटी, यूनिटी मींस 1, तो उस मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी, राइट। तो वी हैव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K of a medium is 1 and we have to find permittivity, right, epsilon, and we know that epsilon naught is 8.85 into 10⁻⁻12 coulomb square per Newton meter square, okay, that is permittivity of free space। तो आपने पढ़ा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is the ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space, right। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी दोनों के रेशियो का इक्वल होता है। तो k we have 1, epsilon we have to find, and epsilon naught you know 8.85 into 10⁻⁻12। So from here we will get epsilon 8.85 into 10⁻⁻12 coulomb square per Newton meter square, right? So this is permittivity of that medium। Is it clear? कि वो मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, 1 हो, उसकी परमिटिविटी क्या होगी, 8.85 into 10⁻⁻12 coulomb square पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? सिमिलरली हम इसके लिए भी कर सकते हैं कि अगर हम लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, वाटर एक मीडियम ले लेते हैं, मीडियम के प्लेस पे अगर हम वाटर ले लें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, देन फाइंड द परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो बहुत सिंपल है, यहां से हम वाटर की परमिटिविटी निकाल सकते हैं, k इक्वल्स टू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। फॉर वाटर k इज 80, epsilon we have to find, and that is 8.85 into 10⁻⁻12। तो epsilon we will get 80 into 8.85 into 10⁻⁻12। तो ये आ जाएगा 8 into 8.5 into 10⁻⁻11, राइट। और आगे सॉल्व करके you will get the answer। Is it clear? That is coulomb square पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह के छोटे से एग्जांपल आपसे पूछ सकते हैं, राइट, ठीक है। तो आप पढ़ रहे थे अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। इज इट क्लियर? नाउ हम देखते हैं यहाँ पे कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। राइट, comparison between electric force and gravitational force, important है भी, right। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों के बीच कंपैरिजन देखते हैं,
राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि, और 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि प्रत्येक बॉडी दूसरे बॉडी पे एक अट्रैक्शन का फोर्स एक्सर्ट करती है और उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, राइट, कि प्रत्येक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट। तो फर्स्ट अगर हम इनकी सिमिलैरिटीज चेक करते हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं दोनों में, राइट। तो सिमिलैरिटीज आप देख सकते हैं कि बोथ ओबेज इनवर्स स्क्वायर रूल, राइट। इनवर्स स्क्वायर लॉ को वो क्या करते हैं, दोनों के दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स भी और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों के दोनों क्या करते हैं, उसको ओबे करते हैं, राइट। आपको बताया इलेक्ट्रिक फोर्स गुलाम ने बताया K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, K कांस्टेंट है, and gravitational force that is Fe electric force and gravitational force Fg G m1 m2 over r square। तो आप देख सकते हैं कि फोर्स दोनों बॉडीज के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। यहाँ पे फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो फर्स्ट सिमिलरिटी है कि दोनों क्या करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। सेकेंड आप देख सकते हैं कि दोनों बोथ आर प्रोपोर्शनल, राइट, टू मासेस एंड चार्जेस। एक तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्रेविटेशनल फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दूसरी सिमिलरिटी है कि वो मास के प्रोडक्ट, आपको ध्यान रखना है कि मास के प्रोडक्ट और चार्ज के प्रोडक्ट के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान रखना है कि बोथ आर सेंट्रल फोर्स, दोनों के दोनों कैसे फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मैंने आपको बताया था कि जो ये फोर्स होगा वो दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसी लाइन के अलोंग एक्ट होगा, या दोनों बॉडीज को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसी लाइन के अलोंग एक्ट होगा, इसलिए हम बोलते हैं इसको सेंट्रल फोर्स। नाउ फोर्थ है बोथ आर ओबेज या बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट है कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी और इलेक्ट्रिक फोर्स भी दोनों के दोनों का नेचर कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कंजर्वेटिव फोर्स, कि ऐसा फोर्स जो बॉडी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक डिस्प्लेस करने में जो वर्क करता है वो वर्क डन अगर क्या हो, जीरो हो, पाथ पे डिपेंड ना करे, राइट, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, राइट, पाथ पे वो क्या नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। तो देन उस फोर्स को बोला जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करते हैं, मास और चार्ज के वो प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेंट्रल फोर्स है, और कैसे फोर्स है वो, कंजर्वेटिव फोर्स। कुछ यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इनके बीच में डिससिमिलरिटीज भी है, राइट। तो वो क्या हो सकती है, देखो, तो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट, ये रिपल्सन का भी हो सकता है और अट्रैक्शन का भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सन का भी हो सकता है और अट्रैक्शन का भी, राइट। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली क्या होता है, अट्रैक्शन का, ये यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स है, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्शन का होता है, मासेस के कारण होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सन का भी हो सकता है और अट्रैक्शन का भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे दोनों के बीच में डिसिमिलरिटीज है। सेकेंड थिंग क्या हो सकता है, देखो, कि इलेक्ट्रिक फोर्स
मीडियम पे डिपेंड करता है। आपने भी पढ़ा था कि वाटर में वैल्यू चेंज हो जाएगी, एयर में वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, किसी भी मीडियम में उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेम होगी। बट इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, डिफरेंट मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। इज इट क्लियर, राइट। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने 11th में पढ़ा था कि ग्रेविटोन्स, ये कुछ पार्टिकल्स होते हैं, इनके एक्सचेंज होने के कारण होता है, राइट। कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो ग्रेविटोन्स पार्टिकल्स के एक्सचेंज होने के कारण होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स फोटोन्स के एक्सचेंज के कारण एक्सर्ट होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोटोन्स एक्सचेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण एग्जिस्ट करेगा, ग्रेविटोन्स पार्टिकल के कारण, राइट। तो ये है उसकी सिमिलरिटीज और ये क्या है उनके डिससिमिलरिटीज, राइट। इज इट क्लियर। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स की स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करते हैं, राइट। चेक करते हैं कि कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्गर है, राइट। सपोज मान लेते हैं कि वी हैव टू प्रोटॉन्स, राइट। एक पे चार्ज है Q1 एंड दूसरे पे चार्ज है Q2, राइट। एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R। R के प्लेस में ले लेते हैं 1 मीटर। ये हमारे पास टू प्रोटॉन्स हैं, राइट। तो कंपैरिजन में ही हम दो प्रोटॉन्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स की स्ट्रेंथ का भी कंपैरिजन करते हैं। क्लियर है। मान लेते हैं कि हमारे पास टू प्रोटॉन्स है, फर्स्ट प्रोटॉन है और सेकेंड प्रोटॉन है। दोनों को हमने 1 मीटर डिस्टेंस पे प्लेस किया है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 1 मीटर। आप जाते हैं प्रोटॉन पे चार्ज होता है E प्लस E, है ना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल, दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन पे देखो एक रिपल्सन का फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये वाला प्रोटॉन पे इस प्रोटॉन पे क्या करेगा, रिपल्सन का फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, राइट, इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज Fe इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, या वी कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, बिकॉज मैंने दोनों प्रोटॉन्स को कहां पे रखा हुआ है, फ्री स्पेस में, राइट। कि दोनों प्रोटॉन के बीच का जो मीडियम है दैट इज फ्री स्पेस। इट क्लियर। Q1 Q2 क्या होंगे, चार्जेज ऑन प्रोटॉन एंड R क्या है दोनों के बीच का सेपरेशन। नाउ सेम प्रोटॉन मान लेते हैं इसका मास कितना है mp, मास ऑफ प्रोटॉन, और इसका भी मास कितना है mp, राइट। और इनको सेम 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज Fg, दैट इज g मास ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है कितना ले रखा है मैंने, r स्क्वायर, राइट, 1 मीटर की इक्वल है। तो दोनों प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स तो ये है, और ग्रेविटेशनल फोर्स है आपको दिख रहा है, दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो Fe ओवर Fg अगर मैं करता हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से डिवाइड कर देता हूं, तो K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर ओवर G MP ओवर MP ओवर R स्क्वायर, राइट। दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों के बीच का सेपरेशन सेम है, R से R कैंसिल हो गया, राइट। तो विल गेट Fe ओवर Fg इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर G MP का स्क्वायर, राइट। Q1 Q2 प्रोटॉन का चार्ज और उन पे क्या होगा, सेम होगा, तो वी कैन राइट K Q1 स्क्वायर ओवर G MP स्क्वायर, राइट। Q1 Q2 क्या होंगे यहाँ पे, चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो आपको बताया
K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ Q1, प्रोटॉन पे चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻19, उसका स्क्वायर आ जाएगा, इंटू G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11, दैट इज द वैल्यू ऑफ G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड MP मास ऑफ प्रोटॉन होता है, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻27, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। तो इस सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आता है 1.24 इंटू 10⁻36, दैट इज FE/FG, राइट। तो यहां से हमें रिजल्ट मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है Fe, राइट, दैट इज नियर अबाउट 10⁻36 टाइम्स मोर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं बहुत स्ट्रांग है, 10⁻36 टाइम्स क्या है, लार्ज है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, देखो दोनों प्रोटॉन के बीच में यहाँ पे टू फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक तो चार्जेस के कारण होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, और प्रोटॉन पे कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो चार्जेस के कारण यहाँ पे कैसे वाला फोर्स होगा, रिपल्सन का, राइट, कि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बट सेम टाइम पे यहाँ पे देखो इन प्रोटॉन का मास भी है, और मास के कारण कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्शन का। तो सेम टाइम में इन दोनों प्रोटॉन के बीच में यहाँ पे एक अट्रैक्शन का फोर्स भी होगा, राइट, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। बट इस न्यूमेरिकल से हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के सामने क्या है, बहुत लार्ज है, इसलिए यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, राइट, वो ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के सामने बहुत ही स्मॉल होगा, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, राइट, जो नोटिस नहीं होगा। इसलिए ये जो प्रोटॉन है यहाँ पे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो आज इतना ही करेंगे, थैंक यू।